नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। आज की लीड स्टोरी बांग्लादेश से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं। अंतरिम सरकार पर हालात पर काबू ना पा सकने के आरोप हैं और अब ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और भारत के साथ विवाद खड़े करना ही उसका मकसद होकर रह गया है। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए, काफी दिनों के बाद कहां पर पब्लिक में नजर आए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। और इसके बाद एनडीटीवी दुनिया में देखेंगे दुबई का हाल, जहां पर आज धूल भरे जबरदस्त तूफान ने परेशान कर दिया है लोगों को। साथ ही एक रिपोर्ट लंदन से, लंदन में क्यों 450 साल पुराने पेड़ पर चल गई है आरी। और आखिर में किताबों की एक दुकान कैसे हाथों हाथ हो गई दूसरी जगह पर शिफ्ट। शुरुआत करते हैं लीड स्टोरी से और बात करें बांग्लादेश की। शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश के जो हालात हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि अर्थव्यवस्था अभी खराब होती चली जा रही है और कट्टरपंथ बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान में होता जा रहा है वही बांग्लादेश में हो रहा है। इसराइल के खिलाफ एक रैली में पाकिस्तान में भीड़ ने केएफसी और बाटा की दुकानें जला दी और यही काम बांग्लादेश में भी हुआ। भारत को लेकर भी बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा हो गया है, लेकिन इस चक्कर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और किसी को लगता है कि इसकी फिक्र नहीं है। ट्रंप के टैरिफ हमलों से जूझ रहे बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को नया झटका बांग्लादेश सरकार की ही तरफ से लगा है। बांग्लादेश ने जमीन के रास्ते भारत से धागे का आयात रोक दिया है, यानी बेनापोल, बोमरा, सोना मस्जिद, बांग्ला बंधा और बुरीमारी के रास्ते अब भारत से धागे का आयात नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरे रास्तों से ये आता रहेगा। कहा जा रहा है कि ये कदम स्थानीय धागा निर्माताओं के कहने पर लिया गया, जिनका कहना था कि सस्ता भारतीय धागा उनकी रोजी रोटी पर असर डाल रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने भारत के उस फैसले का जवाब देने की कोशिश की है जिसमें भारत ने अपनी जमीन से होकर किसी तीसरे देश के लिए बांग्लादेश का सामान जाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसमें नेपाल और भूटान जाने वाले सामान के लिए छूट थी। ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश बिना सोचे समझे लगातार सेल्फ गोल कर रहा है। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए तो वहां भारत के सिलीगुड़ी गलियारे को लेकर ऊल जलूल बोल आए। शेख हसीना को लेकर भी यूनुस लगातार हमले करते रहे हैं। दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए लगातार अर्जियां भी लगा रहे थे। बैंकॉक में मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कई मुद्दों पर नसीहत दे दी, लेकिन यूनुस और उनकी टीम के लोग भारत से पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और वो भी तब जब उनका देश हर तरह से बुरे हालातों में फंसा हुआ है। पिछले हफ्ते इसराइल के खिलाफ एक रैली के दौरान जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। बेकाबू भीड़ ने इसराइल से रिश्तों के शौक में कई दुकानों को निशाना बनाया। इस बीच रूस की नेवी के 3 जहाज रविवार को चटगांव पोर्ट पहुंचे। लगभग 50 बरसों के बाद रूस का कोई जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। इसके पीछे भी कई तरह की कहानियां चलने लगी हैं, क्योंकि रूस और भारत के रिश्तों को दुनिया जानती है। चुनाव को लेकर भी बांग्लादेश में माहौल बन रहा है। बीएनपी के नेता इस सिलसिले में मोहम्मद यूनुस से मिले, लेकिन बीएनपी नेता खुश नजर नहीं आए। दरअसल अगले साल जून में चुनाव करवाने की बात हो रही है, जिसके लिए कार्यक्रम का ऐलान जुलाई 2025 में होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनावों में 62 लाख नए वोटर जोड़े जाएंगे। इनमें से 20 लाख नए होंगे और 42 लाख को दोबारा रजिस्टर किया जाएगा। इन आंकड़ों को लेकर भी कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार के एक बड़े वर्ग का सारा ध्यान भारत के साथ विवाद खड़े करने और एक नया पाकिस्तान बनाने पर लगा है। लेकिन देश की ज्यादातर आवाम चाहती है कि फिर से हंसी खुशी के दिन लौटें।
तो बांग्लादेश में ज़्यादातर आवाम तो ये ज़रूर चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते भी अच्छे रहें और वहाँ पर एक बार फिर से नॉर्मल सी लौटे, लेकिन जो अंतरिम सरकार है वो क्या कर रही है इसे लेकर। हमारे साथ बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही वीना सीकरी जी जुड़ गई हैं। वीना सीकरी जी, बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए। और इस वक्त बांग्लादेश के जो अंदरूनी हालात हैं वो क्या हैं? आपको क्या लगता है कि अंतरिम सरकार किस दिशा में पड़ रही है, खास करके भारत के साथ जहाँ तक रिश्तों की बात है? तो जो मौजूदा कदम है उनका, जिसमें चीज़ों के आयात को रोका गया है, उसके आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जो आज की इंतरिम सरकार है बांग्लादेश में, वो उन व्यक्तियों की सरकार है जो 1971 में हार गए थे। ये जो इलीगल रिजीम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम आजकल बांग्लादेश में है, ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान पिछले अगस्त में आए थे। और इसके बाद पाकिस्तान जो 1971 में हारी थी, जमाते इस्लामी जो 1971 में हारी थी, और सारे रजाकार इसमें मिले हुए हैं। तो ये बिल्कुल वही स्थिति लाना चाहते हैं जो 1971 के पहले थी। और जो आपने कॉटन यान की जिक्र की है कि उन्होंने रोक लगा दी है, सिर्फ एक वजह से रोक लगाई है कि वो पाकिस्तान की मदद करें। अब जी। बांग्लादेश में आज जो चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि वो चाहते हैं कि सारी जो चीज़ें भारत से आ रही हैं उनको किसी तरह से रोक लगाई जाए, और टर्की से, अन्य देशों से आए, ताकि भारत का एक्सपोर्ट उनको नहीं हो। लेकिन जब उन्होंने कॉटन यान की बात देखी और उन्होंने पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की कोशिश की और अमेरिका से इंपोर्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ के लोगों ने कहा, फैक्ट्री वालों ने कहा कि ये दुगनी कीमत है कीमत उसकी, पड़ेगी जी। जो पाकिस्तान से आ रही है, जो यूएसए से आ रही है। एक्सपोर्ट कीमत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट कीमत ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है। तो बिल्कुल उनके लिए वो तो कहते हैं हम तो भारत से ही लेंगे, क्योंकि भारत में 2-3 दिन में आ जाती है और कम दाम पे, और पाकिस्तान और अमेरिका से तो 10 दिन या फिर 3 हफ्ते लगते हैं और दाम भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि लैंड रूट से नहीं मंगाएंगे, क्योंकि इसमें प्राइस बहुत ही कम आती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो दूसरे रूट से मंगाएंगे। ये सिर्फ एक उनका मकसद है कि पाकिस्तान को फेवर करें। और जी पाकिस्तान की जी। डेलीगेशन आज की तारीफ बांग्लादेश में है, उनकी फॉरेन सेक्रेटरी आए हुए हैं, और 2 दिन के बाद तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो भी आ रहे हैं। यानी तो साफ तौर पे पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाना ये अंतरिम सरकार का मकसद है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग हैं जो 1971 में हारे थे और वही वाली स्थिति वो वापस चाहते हैं। यानी कि जिस एक आर्थिक तरक्की के रास्ते पे बांग्लादेश निकला था और बहुत अच्छा कर रहा था, वो भी इस समय हम देखें तो उसके ऊपर भी शक है कि बांग्लादेश किस राह पे है, कट्टरपंथ की राह पे है, उसका मकसद क्या है इस वक्त। और आपने कहा कि एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई सरकार नहीं, अंतरिम सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चुनाव को लेकर भी वहां पर एक समय सीमा थी, उसका इस समय क्या हुआ है? जो इलेक्शंस की बात है, बीएनपी जो सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहती है कि इलेक्शन दिसंबर से पहले हों। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया था कि ये अब कह रहे हैं कि नहीं, जून में करेंगे। अब जमात इस्लामी कहती है नहीं, हमने अगले रमजान के पहले हमें इलेक्शन चाहिए। तो इलेक्शन के बारे में सिर्फ ये चाहते हैं ये लोग कि वो यंगर जनरेशन को और वोटर कार्ड दिलाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो वोटिंग एज और भी कम करेंगे, जी। और भी कम करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट ज्यादा आए। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये जो कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंतरिम सरकार है, इन पे प्रेशर और भी हैं। एक तो वो चीन से उन्होंने मनवा लिया है कि वो तीस्ता नदी का काम करेंगे। यही प्रोजेक्ट तो तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट है। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, हमारी सरकार ने उनको ये समझाया था कि देखिए, ये तीस्ता का प्रोजेक्ट चीन नहीं कर सकता, ये हमारे बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है और ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और शेख हसीना जी मान गई थी इस बात को, और कहा था, पब्लिकली कहा था कि ये प्रोजेक्ट भारत को जाएगा। लेकिन इस सरकार ने कहा कि नहीं, चीन करेगी। फिर उन्होंने कहा है कि मोंगला पोर्ट का जो मॉडर्नाइजेशन है, वो भी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को दिया था। वो तो सरकार ये वो प्रोजेक्ट जी को चीन को देना चाहते हैं। जी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में जब पाकिस्तान वहां पे है, तो एक अमेरिकन डेलीगेशन भी आजकल बांग्लादेश में है। क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन एक पॉलिटिकल डेलीगेशन है उनके स्टेट डिपार्टमेंट की, और जी। उस डेलीगेशन में एक डिप्लोमेट जुड़ा हुआ है जो आजकल अमेरिका के शाजिद अफेज म्यांमार में है, नेपिडो में है। तो और ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ वो एक कॉरिडोर बनाए सप्लाई ऑफ आर्म्स के लिए, क्योंकि वो अरकान आर्मी
जो म्यांमार हुंता के खिलाफ है उनको मदद करना चाहते हैं, अमेरिकन सरकार। सो आप देखिए कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, ये हर तरह से बातें करे, पाकिस्तान से जी, बातें करिए, तो और से एक बातें। नेक्सस सा बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, एक जी, पाकिस्तान के साथ भी, एक चाइना के साथ भी। तो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश इस बीच में, और इसमें ये डर है कि एक कट्टरपन जो है वो वहाँ पर फिर से पनप रहा है और पाकिस्तान से जो करीबी है वो बढ़ रही है। धन्यवाद आपका वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश के तो ये हालात हैं, लेकिन अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया भर में सोने के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन में तो दाम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार को चीन में सोने के ज़्यादातर ब्रांड के दाम $138.63 प्रति ग्राम पहुंच गया। इस बीच चीन के राष्ट्रपति वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया के दौरे पर हैं और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ देशों को अपने साथ लाना चाह रहे हैं। इस वक्त चीन अमेरिका के सामने झुकता नजर नहीं आ रहा और ट्रंप धड़ाधड़ चीन पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर 245% टैरिफ हो चुका है चीन पर, और कल चीन ने बोइंग की डिलीवरी लेने से भी मना कर दिया था। तो लगता है कि उसका बदला आज ट्रंप ने ले लिया, जब टैरिफ को 245% कर दिया गया। वियतनाम के बाद मलेशिया पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब उनके देश पर लगे टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर देंगे। शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ हमलों के खिलाफ एशियाई देशों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रंप भी मान नहीं रहे। अप्रैल से पहले चीन पर 20% टैरिफ था। 2 अप्रैल को 34% टैरिफ लगाया गया, यानी कुल 54%। 9 अप्रैल को फिर 50% और लगा दिया गया, यानी कुल टैरिफ 104% हो गया। 10 अप्रैल को व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन पर अब कुल 145% टैरिफ लगेगा और 16 अप्रैल को इसे और बढ़ाकर 245% कर दिया गया। हालांकि चीन भी अपनी तरफ से टैरिफ लगातार बढ़ा रहा है और अमेरिका पर पलटवार भी कर रहा है, जिनसे अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। 11 अप्रैल को चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाया और उसने अमेरिका को 7 दुर्लभ और कीमती खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी, यानी रेयर अर्थ मिनरल्स, जिन्हें अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके बाद उसने बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी लेने से भी मना कर दिया। लेकिन साथ ही चीन ये भी कह रहा है कि अमेरिकी टैरिफ उसकी तरक्की पर कोई असर नहीं डाल सकते। चीन के स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का कहना है कि दुनिया के बदलते हुए समीकरणों को देखते हुए उनका देश बड़े पैमाने पर नई नीतियां बना रहा है। चीन ने अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर के बीच बातचीत के लिए एक नए बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी है। इससे साफ है कि चीन कोई रास्ता छोड़ नहीं रहा और न ही कोई रास्ता बंद कर रहा है। उसने बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज कुछ नया आदेश जारी करते हैं और रोज ही वो कोई नई योजना भी ला रहे हैं। इस बार जो एक नई योजना की तैयारी वो कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को पैसा और टिकट देने की बात है जो अपने देश लौटना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि गैर कानूनी तरीकों से रह रहे लोग अगर लौट जाते हैं तो फिर जरूरत पड़ने पर उनको बुला भी लिया जाएगा, लेकिन अभी वो अपने घर जाएं। तस्वीरें लॉस एंजलिस की हैं और अप्रैल महीने के पहले हफ्ते की, जब डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की नीतियों का विरोध कम नहीं हो रहा, लेकिन इस मुद्दे पर हमेशा ही सख्त रहने वाले ट्रंप के सुर अब कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। But what we want to do is we're going to have a self-deportation program, which we haven't even announced yet. I guess I'm announcing it to you. Why Yes. not, Rachel? Here it is. The only thing I haven't determined is what are we going to do? We're going to give them a stipend. We're going to give them some money and a plane ticket. And then we're going to work with them. If they're good, if we want them back in, we're going to work with them to get them back in as quickly as we can. यानी ट्रंप गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को देश लौटने का एक विकल्प दे रहे हैं। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी योजना के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि उनका प्रशासन फिलहाल हत्यारों को देश से बाहर करने पर ध्यान लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गंभीर अपराध करने वालों को एल साल्वाडोर की जेल भेजना चाहते हैं। हाल ही में इस तरह के कई लोगों को एल साल्वाडोर की कुख्यात जेल में भेजा भी गया। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के अपराधियों को भी
वहां भेजने के लिए उनके अधिकारी कानूनी रास्ता तलाश कर रहे हैं। We are looking into it and we want to do it. I would love to do that. ट्रंप का कहना है कि वो होटलों और खेतों के लिए कर्मचारी दिलाने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत है जो कानूनी तौर पर अमेरिका आए हों और कुशल हों। यानी ट्रंप ने अपनी नीति नहीं बदली है, बस सुर बदले हैं। और दुनिया के कई हिस्सों में जंग चल रही है। अब देखते हैं खबरें वॉर जोन से। मिसाइलों से भरे अमेरिकी लड़ाकू विमान लगातार यमन के लिए उड़ानें भर रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के हमले लंबे समय से जारी हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी नेवी ने जारी की हैं, जिनमें यूएसएस कार्ल विंसन कैरियर पर लड़ाकू जहाज़ों में मिसाइलें लादी जा रही हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के काबू वाले यमन के इलाकों पर अमेरिकी हमलों में कई लोग मारे गए हैं। हूथियों के सैटेलाइट न्यूज़ चैनल अल मसीरा का कहना है कि अमेरिका ने बुधवार को सादा, होदेइदा और दूसरे शहरों पर हवाई हमले किए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए ये वक्त बहुत मुसीबत का है। गाजा तो लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी इजरायली फौज ने दसियों हजार फिलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल भगाया। इन बेघर लोगों ने स्कूलों, शादी घरों और युवा केंद्रों में पनाह ली है, लेकिन अब वहां से भी इन्हें निकाला जा रहा है। तुलकरेम शहर में 1,500 लोगों की यही कहानी है। इनके घरों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक के कुल मिलाकर 40,000 ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिन्हें जनवरी और फरवरी में अपने घरों से भागने पर मजबूर किया गया था। अब ना तो इन लोगों के पास पैसे हैं, ना ही रोज़गार है, और इजराइल की सेना ने फिलहाल यहाँ से जाने से मना भी कर दिया है। लिहाजा इन लोगों की जान के लाले पड़े हुए हैं। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को उत्तरी गाजा में सेना का मुआयना करने पहुंचे। इस बात की जानकारी उनके कार्यालय ने दी। हालांकि उनके दौरे के बारे में और कुछ नहीं कहा गया है। जंग के दौरान वो पहले भी गाजा गए हैं। फिलहाल बंधकों के परिवार वाले उनसे हमास के साथ करार करके बंधकों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, तो उनके सहयोगी कट्टर दक्षिणपंथी चाहते हैं कि हमास से बिना किसी समझौते की बात हुए उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। गाजा में मरने वालों की तादाद 51,000 से ज़्यादा हो गई है। और अब दुनिया भर की कुछ और खबरें देखते हैं दुनिया के कोने कोने से। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के 140 साल पुराने संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि यूनिवर्सिटी को अपने शासन और हायरिंग के तरीकों और एडमिशन प्रक्रियाओं में बदलाव करना चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने फंडिंग रोक दी और अब टैक्स लगाने की धमकी दे दी। ये फैसला तब लिया गया जब हार्वर्ड ने व्हाइट हाउस की मांगों को पूरा करने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी ट्रंप के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा चुकी है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ डाइवर्सिटी को बंद करने की बात कही गई थी। जानकारों का मानना है कि अगर ट्रंप फंडिंग रोकते हैं तो यूनिवर्सिटी इसे कोर्ट में चुनौती दे सकती है। और हार्वर्ड के साथ इस लड़ाई में अब एलॉन मस्क भी साथ आ गए हैं। मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा पर मुकदमा चल रहा है, जिससे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग होना पड़ सकता है। इस पर ज़करबर्ग को कोर्ट में आना पड़ा है। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग और दूसरे गवाह इस मुकदमे के दौरान गवाही देंगे। सोमवार को ओपनिंग स्टेटमेंट्स में फेडरल ट्रेड कमीशन के वकील डैनियल मैथसन ने कहा कि मेटा ने भारी मुनाफा कमाने के लिए एकाधिकार का उपयोग किया है। ये मुकदमा मेटा के खिलाफ 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में दायर किया गया था। इसे तब फेसबुक कहा जाता था। अब ये केस फेडरल ट्रेड कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है। इसमें जो फैसला होगा उससे पता चलेगा कि कमीशन बड़ी टेक कंपनियों को चुनौती देने में कितना सक्षम है। और सर्बिया के करीब 80 छात्र साइकिल पर 1300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके जब फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग पहुंचे तो वहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ये छात्र 13 दिन पहले इस सफ़र पर निकले थे, जिसका मकसद सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में यूरोपीय संघ में जागरूकता फैलाना था। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की बैठक होती है और यहाँ पहुँचने पर उनको सर्बियाई मूल के लोगों और फ्रांस के छात्रों समेत
सैकड़ों लोगों ने हाथों हाथ लिया। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन बहुत दिनों के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आए और वो भी अपनी बेटी के साथ। मौका था राजधानी योंगयांग में रिहायशी इमारतों के नए ब्लॉक के उद्घाटन का। उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया किसी भी आयोजन के वीडियो उसके 1-2 दिन बाद ही जारी करता है। किम जोंग उन ने जिस ब्लॉक का उद्घाटन किया वो राजधानी योंगयांग के विस्तार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। उत्तर कोरिया के मीडिया ने इस आयोजन में राष्ट्रपति की बेटी किम जू ए को भी बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। और वेस्ट एशिया में खाड़ी के देशों में आज जबरदस्त धूल और रेत भरी आंधी चली। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में आंधी ने हवा में धूल भर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा बल्कि विजिबिलिटी भी कम हो गई। वैसे इन आंधियों का एक फ़ायदा भी हुआ। पिछले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन आंधी की वजह से मौसम कुछ ठंडा हो गया। ये आंधियाँ ईरान, इराक, सऊदी अरब के अलावा इलाके के दूसरे मुल्कों में भी चली। और उत्तरी लंदन में 450 साल पुराने एक ओक पेड़ को काट दिया गया है, यानी कि एक ओक का पेड़, जिससे वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं। 20 फुट चौड़ा था ये पेड़। ओक ट्रीज़ अक्सर बहुत चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ये पेड़ टोबी कार्वेरी रेस्तरां की कार पार्किंग में था और रेस्तरां ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे कटवा दिया। रेस्तरां का कहना था कि इससे उसके ग्राहकों को खतरा था, लेकिन पेड़ों के विशेषज्ञ जॉन स्टोक्स ने बताया कि इससे बहुत मामूली सा खतरा था और मांग की कि पुराने पेड़ों को यूके में कानूनी संरक्षण दिया जाए। 450 साल पुराना था ये ओक ट्री। और देखिए आज का वीडियो, यानी कि आज की तस्वीर अमेरिका की है। अमेरिकी राज्य मिशिगन के एक कस्बे चेल्सी में किताब की दुकान ने अपनी जगह बदली तो वहाँ के लोगों ने किताबों को इनके नए ठिकाने तक पहुँचाने का जिम्मा लिया और इस तरह से कतार बनाकर खड़े हो गए और किताबों को हाथों हाथ दूसरी दुकान में पहुँचा दिया। 300 लोग सड़क के किनारे 2 कतार बनाकर खड़े हुए, एक तरतीब में एक एक किताब करके सारी 91,000 किताबें नए ठिकाने पर बिल्कुल दुरुस्त अलमारियों में सही जगह पर पहुंचा दी। चेल्सी में करीब 5200 लोगों की आबादी है और यहाँ किताबों के शौकीन लोगों ने ये दिखा दिया कि हाथ से हाथ मिले तो हर काम आसानी और भाईचारे के साथ किया जा सकता है।